तो बच्चों, तो मेरे एसआर कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर जो है कक्षा 11 का है। तो आज इसमें देखेंगे सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने करी है। तो सेल की डिस्कवरी हमारे एंटी वॉन लिविंगहॉक ने की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। फिर इसके बाद आता हमारे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज करी थी। फिर सेल थ्योरी देखते हैं, सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्चो ने दी। सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ वर्चो ने दी थी। फिर एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं, कौन? स्लाइडन ने हमारे कौन थे? एक जर्मनिस्ट बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि प्लांट में सेल पाई जाती है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे कौन? मेथड कौन आते हैं? शॉन। कौन आते हैं? थॉडर शॉन आते हैं। थॉडर शॉन ने क्या कहा था कि एनिमल में सेल पाई जाती है और प्लांट में भी सेल पाई जाती है, यानी दोनों में बताया था कि सेल पाई जाती है। फिर इन दोनों की थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ वर्चो ने दी थी। फिर इसके आगे हम देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर देखेंगे कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका जो है, कोशिका यानी कि सेल, कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका जो है सेल लैटिन शब्द है। तो कोशिका जो है यानी कि सेल जो है क्या है? एक लैटिन शब्द है। सेल क्या हमारे? एक लैटिन शब्द है जो सेलुला से बना हुआ है। ठीक, कोशिका जो सेल है वो एक कैसा शब्द है? वो हमारा एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और जो हमारे किससे बना हुआ? सेलुला से बना हुआ। किससे बना हुआ? सेलुला से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। और जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा कमरा होता है। और कोशिका जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? एक हमारी बुनियादी, मतलब जन्म से ही होने वाली बुनियादी संरचना और कार्यात्मक इकाई, काम करने की इकाई कौन है? कोशिका है। और ये सबसे छोटी इकाई जो आपने, ठीक है, जो हमारे शरीर में उपस्थित होती है। अगर हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। और जो सभी जीवित जीवों और शरीरों के ऊतक में पाई जाती है। जो कहाँ पाई है? जो सभी जितने भी जीवित जंतु हैं उनके शरीर में और ऊतकों को बनाती है। क्या करती है? और ऊतकों को क्या करती है? बनाती है। एक कोशिकीय है, जो एक कोशिका होती है के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक कोशिका तो एक कोशिका के कितने भाग होते हैं? एक कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है कोशिका झिल्ली। एक कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक भाग हो गया हमारा कोशिका झिल्ली। दूसरा भाग हो जाएगा हमारा केंद्रक। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? केंद्रक। और तीसरा भाग क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। तीसरा भाग क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। तीसरा भाग क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। ठीक, तो कोशिका को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। एक हमने कर दिया कोशिका झिल्ली, दूसरा कर दिया केंद्रक, तीसरा कर दिया कोशिका द्रव। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है? पूरी सेल को क्या करती है? चारों तरफ से क्या करती है? कवर करती है। कौन? कोशिका झिल्ली क्या करती है? पूरी सेल को चारों तरफ से क्या करती है? कवर करती है। केंद्रक जो होता है हमारी कोशिका का मेन पार्ट होता है, जो पूरी कोशिका को कार्य करने में मदद करता है। और कोशिका द्रव जो हमारा तरल पदार्थ पाया जाता है उसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। इसके आगे देखें कितने भाग बड़े? 3 भाग। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और क्या हो जाएगा हमारा? कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली होती है कोशिका को घेर लेती है। तो कोशिका झिल्ली क्या करते हैं? जितनी कोशिका होती है उसको क्या कर लेते हैं? घेर लेती है। कोशिका झिल्ली क्या करते हैं? कोशिका को घेर लेती है और उन पदार्थों को नियंत्रित करती है। क्या करती है? कोशिका को घेर लेती है और उन पदार्थों को नियंत्रित करती है जो कोशिका के अंदर, जो क्या है? कोशिका के अंदर बाहर जाते हैं। जो कोशिका को अंदर बाहर जाते हैं उनको करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अगर कोई चीज़ अगर बाहर से आ रही है या कोई अंदर से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उनको क्या करती है? नियंत्रित करती है। उन पर क्या करती है? कंट्रोल लगाती है, नियंत्रित करती है। तो नाभिक या एक केंद्र, तो नाभिक या केंद्र कोशिका के अंदर एक संरचना होती है। किसमें? कोशिका के अंदर क्या होती है? एक संरचना होती है। नाभिक कह लो या उसे केंद्र कह लो। तो जिसे हम न्यूक्लियोलिस, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसिस और
कोशिका के अधिकांश डीएनए होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे कोशिका के अधिकांश डीएनए होते हैं, और न्यूक्लियस में ही कोशिका के अधिकांश डीएनए होते हैं। और यह वह जगह भी है, और ये हमारी क्या वह जगह भी है जहाँ सबसे ज़्यादा आरएनए बनते हैं। अगर सबसे ज़्यादा आरएनए पूछा जाए कहाँ बनते, तो हमारे क्या बनते हैं न्यूक्लियोलस में। कहाँ बनते हैं न्यूक्लियोलस में। फिर क्या देखेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं इसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं हम साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मा। तो कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर मतलब कि कोशिका मतलब ये हमारी क्या है कोशिका, तो कोशिका के अंदर ठीक ये क्या हमारी कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव जो तरल पदार्थ होता है। जिससे जो हमारी क्या सेल, जो हमारी क्या है सेल, तो सेल का जो बाहरी आवरण कहलाएगा, जो सेल का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। और हिंदी में उसको क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली। सेल का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में क्या कह लो कोशिका झिल्ली ठीक। फिर इसके अंदर जो एक भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है केंद्रक। क्या कहलाता है केंद्रक, जो पूरी कोशिका को करता है कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं केंद्रक। जो इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, इसके अंदर क्या होता है जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं हम कोशिका द्रव। उसको क्या कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं उसको हम कोशिका द्रव। इंग्लिश में क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्मा ठीक। अब देखिए तो कोशिका द्रव क्या होता है, जो हमारे सेल में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा कहते हैं ठीक। तरल पदार्थ होता है, इसमें अन्य छोटी कोशिकाएं भाग, और इसमें अन्य छोटी छोटी कोशिकाएं भी होती है। इसमें क्या है अन्य छोटी छोटी कोशिकाएं भी भाग होते हैं ठीक है, जिनमें विशिष्ट कार्य होते हैं। जिसमें क्या होता है अपनी कोशिका के क्या होते हैं विशिष्ट कार्य होते हैं, जिनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, जिसमें क्या है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ठीक। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। जिसमें क्या क्या होता है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं सेल ऑफ द पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं सेल ऑफ द पावर हाउस भी कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी शामिल होते हैं किसमें कोशिका द्रव में। ये सभी चीज़ें क्या होती है शामिल होती हैं। इसके क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा वह जगह होती है जहां अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं ठीक। तो साइटोप्लाज्मा वह जगह होती है जहां अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर पूछा जाए कि साइटोप्लाज्मा वह जगह है जहां अधिकांश क्या होती है रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जहां अधिकांश प्रोटीन बनते हैं, जहां क्या होते हैं अधिकांश प्रोटीन बनते हैं। फिर इसके आगे देखेंगे अधिकांश पौधे। क्या है अधिकांश पौधे और पशु कोशिकाएं। कहाँ अधिकांश पौधे और पशु कोशिकाएं केवल एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देती हैं ठीक। क्या कहा इन्होंने अधिकांश पौधे और पशु कोशिकाएं, कहा अधिकांश पौधे और पशु कोशिकाएं एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देती हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी नग्न आंखों से हम उसे देख नहीं पाते, इसीलिए हम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बहुत आसानी से हम सेल या कोशिका को देख सकते हैं। तो जिसका साइज कितना होता है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक की होता है। एक सेल का अगर साइज हो जाता है तो कितना होता है 1 माइक्रोमीटर से कितना होता है 100 माइक्रोमीटर तक की होता है। कितना तो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक की होता है। अगर 1 माइक्रोमीटर पूछा जाए तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। कौन होता है 1 मीटर का कौन सा होता है 10 लाखवां भाग होता है, तो वो 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। फिर ऐसे देखें क्या ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बनते हैं, पूछा जाए ऐसे जीव जो खाली एक कोशिका से ही बनते हैं उन्हें एक कोशिका हिंदी या इंग्लिश कह लो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हमसे ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बनते हैं, जिसमें खाली एक कोशिका हो उसे एक कोशिकीय जीव, उसे क्या कहते हैं एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं ठीक। फिर जैसे कि बैक्टीरिया देखा जाए बैक्टीरिया भी हमारी क्या एक कोशिकीय क्या है, बैक्टीरिया भी क्या है हमारा एक कोशिकीय। अगर एक और एग्जाम्पल लिया जाए तो अमीबा भी क्या है हमारा एक कोशिकीय जीव है। और ऐसे जीव जो बहुत सारे कोशिका
ठीक, ऐसे जीव जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनते हैं, जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव। क्या कहेंगे? उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहेंगे या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, जैसे कि पौधे एवं जीव जंतु, जैसे कि पौधे एवं जीव जंतु। अब देखें कोशिका, तो कोशिका के प्रकार, तो अगर पूछा जाए कोशिका को हमने कितने भागों में बांटा, सेल ऑफ द टाइप, यानी सेल के कितने प्रकार होते हैं, तो कोशिका को हम 2 भागों में बांटते हैं। कोशिका को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक हम बांटते हैं कौन से? यूकेरियोटिक कोशिका, दूसरा बांटते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन से भाग कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो सेल के कितने प्रकार? तो सेल के हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक हमारा कहलाता है यूकेरियोटिक कोशिका, दूसरा कहता है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता, मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, वह कोशिका होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें नाभिक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, मतलब जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, जिसमें नाभिक नहीं पाया जाएगा वो कोशिका कौन सी कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी। इसे आमतौर पर यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, और आमतौर पर ये जब जिसमें नाभिक ही नहीं होगा तो वो कौन से कहलाएंगे? एक कोशिकीय जीव ही कहलाएंगे। इस तरह के कोशिकाओं में बैक्टीरिया और इस तरह के हमारे, इसका एग्जाम्पल कौन जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। और क्या शामिल होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप था। ठीक, अगर पृथ्वी पर सबसे पहला रूप अगर पूछा जाए, पृथ्वी पर पूछा जाए सबसे पहले किसका, कौन आया है, तो सबसे पहले किसका हुआ था? एक कोशिकीय जीव। पृथ्वी पर सबसे पहले जीव पूछा जाए कौन आया, तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव ही पृथ्वी पर आता है, जिसमें सेल सिग्नलिंग शामिल महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। इसका कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में एक एकल गोलाकार गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या पूछा जाए? प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में गुणसूत्र कैसा पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें डीएनए कैसा पाया जाता है? गोलाकार गुणसूत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? एकल गोलाकार गुणसूत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? एकल गोलाकार गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र को इंग्लिश का कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो साइटोप्लाज्मा के साथ सीधे संपर्क में होता है। जो साइटोप्लाज्मा के साथ कहाँ होता है? सीधे संपर्क में होता है, कोई उसके बीच में दीवार नहीं होती है। तो कहाँ होती है? सीधे संपर्क में होता है। कहने का अर्थ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में भले ही नाभिक ना हो, कहने का मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में भले ही नाभिक ना हो लेकिन न्यूक्लियोइड क्षेत्र होता है। लेकिन न्यूक्लियोइड क्षेत्र होता है, क्योंकि क्या होता है? न्यूक्लियोइड क्षेत्र होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भले ही नाभिक ना हो लेकिन उसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, और इसी में आनुवंशिक पदार्थ मतलब कि डीएनए भरे हुए थे, इसी में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक सभी जीवों में सबसे छोटी होते हैं। ठीक, और अधिकांश जितने प्रोकैरियोटिक होते हैं सभी में जीवों में सबसे छोटे होते हैं। ठीक, जिनके व्यास के तौर 0.5 से 2.0 माइक्रोन तक का होता है। फिर कहते हैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने निम्नलिखित क्षेत्र होते हैं? तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक हमारा होता है कोशिका लिफाफा। तो एक सबसे जो ऊपरी जो खोल होता है एक कौन सा कहलाता है? कोशिका लिफाफा। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं सेल इनवलप। क्या कहते हैं उसे? इंग्लिश में कहते हैं सेल इनवलप कहते हैं। तो एक हमारे इस टाइप क्या होता है? कैप्सूल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक सेल इनवलप को हम कैप्सूल भी कहते हैं। सेल इनवलप क्या कहते हैं? हम कैप्सूल भी कहते हैं। इसके तहत देखें तो सबसे बाहरी आवरण के तौर पर हम एक कैप्सूल देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे बाहर की ओर क्या देखते हैं? हम एक क्या देखते हैं? कैप्सूल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? हमारा कैप्सूल। तो सबसे बाहर की ओर हम क्या देखते हैं? कैप्सूल। सबसे बाहर की ओर क्या देखते हैं? तो सबसे बाहर की ओर क्या देखते हैं? कैप्सूल देखते हैं। और यह सबसे बाहरी परत अक्सर शर्करा, और ये सबसे बाहरी परत होती है इसके बनी शर्करा या विशिष्ट प्रोटीन से बनी होती है। अगर इसकी सबसे बाहरी परत हो जाए किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? शर्करा या प्रोटीन से बनी हुई होती है। शर्करा या प्रोटीन से बनी हुई होती है। और यह बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को जानवरों की प्रतीक्षा
कोशिकाओं से जैसी बड़ी कोशिकाओं को द्वारा खाए जाने और वायरस से संक्रमित होने से बचाने को मदद करती है, और किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से बचाने में क्या करती है, मदद करती है। प्रोटीन क्या करती है, वायरस और बैक्टीरिया से बचाने में क्या करती है, मदद करती है। कैप्सूल के नीचे कोशिका भित्ति, और कैप्सूल के नीचे क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। कैप्सूल के नीचे क्या पाई जाती है, हमारी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। फिर इसके नीचे कौन सी पाई जाती है, हमारी जे रेड कलर जो है ये कौन से है, हमारे सेल वॉल, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इससे क्या कहते हैं हम, कोशिका भित्ति। फिर उसके नीचे प्लाज्मा झिल्ली, उसके नीचे क्या पाई जाती है, हमारी प्लाज्मा झिल्ली। इसके नीचे क्या पाई जाती है, हमारी प्लाज्मा झिल्ली। ये कौन सी पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या हमारी है, कैप्सूल। ये क्या कहलाएगा, सबसे ऊपरी परत कौन सी कहलाती है, कैप्सूल। कौन सी सबसे ऊपरी परत क्या कहलाएगी, कैप्सूल। फिर जो रेड कलर दिख रही है ये हमारी क्या कहलाएगी, सेल वॉल। क्या कहलाएगी, सेल वॉल। क्या कहलाएगी, सेल वॉल। फिर उसके भी नीचे देखी जाए, फिर उसके भी नीचे देखी जाए तो क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अधिकांश प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही होती हैं, और जितनी भी अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही होती हैं। अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही होती है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा, जैसे कि हमारा क्या जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। जैसे क्या जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा जो जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, जैसे क्या जाएगा माइक्रोप्लाज्मा जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं, और थर्मोप्लाज्मा जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्किया भी कहते हैं। इनमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक जो होती है अधिकांश, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होती है अधिकांश जीवों में कोशिका भित्ति, ठीक, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कुछ जो उसके अपवाद हैं, कुछ जो उसके क्या है, अपवाद हैं, जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा है और थर्मोप्लाज्मा है, इसमें खाली क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसमें खाली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। फिर कुल मिलाकर जो इन्वलप होता है वो कोशिका को कठोरता देता है, और कुल मिलाकर जो इन्वलप होता है, मतलब जो बाहरी आवरण होता है, वो कोशिका को करता है, रक्षा करता है, कोशिका को करता है, रक्षा करता है, एक सुरक्षात्मक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, और कोशिका के आंतरिक भाग को उसके वातावरण से अलग करता है। क्या करता है, कोशिका के आंतरिक भाग मतलब कोशिका के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसके वातावरण से अलग कराता है, और उसके वातावरण से क्या कराता है, अलग कराता है। फिर इसका कहते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव क्या होता है, तो कोशिका द्रव वह होता है जब हमारे सेल के अंदर जो एक तरल लिक्विड सा जो पदार्थ दिखता है वो हमारे क्या कहलाता है, एक कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव, या इंग्लिश में कहते हैं उसे साइटोप्लाज्मा, जो एक तरल पदार्थ दिखता है। तो कोशिका के अंदर, इसके कोशिका या सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा क्षेत्र होता है, कौन सा, साइटोप्लाज्मा क्षेत्र मतलब कि जो तरल पदार्थ वाला जगह होती है, तो जिसमें जीनोम मतलब कि डीएनए, राइबोसोम, जिसमें जीनोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, और विभिन्न प्रकार के घटकों का समावेश होता है, ठीक है, जिसमें जीनोम, राइबोसोम्स और विभिन्न प्रकार के समावेशों का क्या होता है, घटक, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक, चूंकि जो क्या है प्रोकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता, चूंकि क्या प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक क्या है, नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, एक स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूरे कोशिका में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। उसे क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में हमारा जो है जेनेटिक डीएनए पाया जाता है, और वो क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियोइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्षेत्र हमारा न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसके आगे पढ़ें कशेबिका। क्या पढ़ें, कशेबिका मतलब कि फ्लैजिला, उसके आगे कशेबिका और पाइल्स। क्या पढ़ें, कशेबिका और पाइल्स।
तो बाहर की ओर कसबिका, बाहर की ओर कसबिका यानी कि पूंछ रूप संरचना, ठीक है। तो बाहर की ओर कसबिका, कसबिका को हम कहते हैं पूंछ रूप संरचना, कसबिका क्या कहते हैं पूंछ रूप संरचना। और पाइल्स यानी कि बाहर की ओर पूंछ रूप संरचना, उसको क्या कहते हैं कसबिका, कसबिका। और जो केस रूप संरचना उसको क्या कहते हैं पाइल्स, ठीक। तो पूंछ रूप संरचना उसको क्या कहते हैं हम कसबिका। और जो एक बाल टाइप मतलब केस टाइप की संरचना उसे क्या कहते हैं हम पाइल्स विद्यमान होती है। यह प्रोटीन से बनी संरचना होती है। किससे बनी हुई संरचना होती है? प्रोटीन से बनी संरचना होती है। किससे बनी संरचना होती है? प्रोटीन से बनी संरचना होती है, जो कोशिका के बीच गति, जो क्या करते हैं कोशिका को गति कराती है और संचार में सुविधा प्रदान करती है। जो कोशिका करती है गति प्रदान करती है, संचार में भी सहायता करती है। हालांकि यह सभी प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होती, और हालांकि ये जो होती हैं जो क्या है प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होती, मौजूद नहीं होती हैं। और पाइल्स को फिमराई के नाम से भी जानते हैं। पाइल्स को किसके नाम से जानते हैं? फिमराई के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या हमारा जो कैप्सूल है, ठीक है, जो पीछे क्या हमारा जो क्या हमारा फ्लैजिला, पीछे क्या है फ्लैजिला कह लो, या क्या कह लो इसे कसबिका, क्या कह लो इसे कसबिका, ठीक है। जो इस टाइप जो यहाँ पे जो केस टाइप निकले लेते हैं, जे क्या हमारा पाइल्स, जे क्या हो जाए तुम्हारा पाइल्स, पाइल्स, पाइल्स को हम कहते हैं फिमराई भी कहते हैं। क्या पाइल्स कहते हैं? फिमराई भी कहते हैं। फिर दूसरा नंबर क्या मैं यूकेरियोटिक, जैसे बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था हमने? 2 भागों में बांटा। एक यूकेरियोटिक कोशिका, दूसरा हमारा कौन सा गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हम पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? यूकेरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो यूकेरियोटिक कोशिका बाह्य कोशिका होती है, जिसमें क्या होता है केंद्रक पाया जाता है, जिसमें क्या है केंद्रक पाया जाता है। तो इसके तहत उन्हीं कोशिका को रखा जाता है, यानी कि इसके तहत हम उस कोशिका को रखते हैं। तो यूकेरियोटिक में क्या है, इसमें हम इसमें हम क्या करें यूकेरियोटिक, तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और जिसमें नाभिक होता है, और एक कोशिका भी हो सकती है। इसमें नाभिक होगा और इसमें एक कोशिका, 2 कोशिका, मतलब एक कोशिका और बहुकोशिकीय दोनों ही जीव पाए जाएंगे। इसमें क्या हो, एक कोशिकीय जीव पाए जाएंगे और बहुकोशिकीय जीव भी पाए जाएंगे। पौधे जैसे कि कौन कौन पाया? पौधा पाया जाएगा, जानवर पाया जाएगा, कवक पाया जाता है, प्रोटोजोआ पाया जाएगा, शैवाल भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो इनमें कौन कौन पाया जाएगा? पौधे पाए जाएंगे, जानवर पाए जाएंगे, शैवाल पाए जाएंगे और प्रोटोजोआ भी पाए जाएंगे, प्रोटोजोआ पाए जाएंगे, ठीक है। तो यूकेरियोटिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे यूकेरियोटिक, ये सभी जीव क्या कहलाते हैं? यूकेरियोटिक कहलाते हैं। एक कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रोकैरियोटिक से लगभग, यह क्या है कोशिका एक विशिष्ट प्रोकैरियोटिक से लगभग, कहते हैं एक विशिष्ट मतलब एक अच्छे प्रोकैरियोटिक से लगभग 15 गुना चौड़ी होती है। कितनी? 15 गुना चौड़ी होती हैं। और इनका जो आयतन होता है, वो 1000 गुना अधिक होता है। और जो इनका आयतन पूछा जाए कितना होता है? 1000 गुना। चौड़ाई कितनी होती है? 15, कितनी थी? 15। और इनके अगर जो आयतन पूछा जाए तो कितने? 1000 गुना। कितना होता है? 1000 गुना। अब पढ़ेंगे यूकेरियोटिक डीएनए एक या एक से अधिक रेखीय अणु में व्यवस्थित होता है। कैसा होता है? जो प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है, मतलब इस टाइप का डीएनए पाया जाता है। इसमें कैसे पाया जाता है डीएनए? इस टाइप का डीएनए पाया जाता है। तो यूकेरियोटिक डीएनए में एक, ठीक है, क्या है? यूकेरियोटिक डीएनए में एक या एक से अधिक रेखीय अणु में व्यवस्थित होता है। कैसा होता है? रेखीय अणु। तो इस टाइप का हमारा पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जिन्हें हम बाद में इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो हिस्टोन, जो हमारा जैसा एक इस टाइप का क्या होता है? हिस्टोन होता है, जो इसमें क्या होता है? चिपके हुए रहता है। इसमें हिस्टोन क्या रहता है? चिपके हुए रहता है। कौन? क्रोमोसोम से। ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा रहता है। क्रोमोसोम किससे? हिस्टोन और प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। और सभी क्रोमोसोमल डीएनए, और जितने भी क्रोमोसोमल डीएनए हैं, जितने भी हमारे क्रोमोसोमल डीएनए कोशिका के केंद्रक में जमा हो जाते हैं। और जितने भी हमारे क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं वो केंद्रक में जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा हो जाते हैं? केंद्रक में जमा हो जाते हैं। और एक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव, ठीक है, एक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग हो जाते हैं। और एक झिल्ली द्वारा किससे अलग हो जाते हैं? कोशिका द्रव से अलग हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक की तुलना में, ठीक है। इसके प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकेरियोटिक की मुख्य विशेषता, ठीक है, प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकेरियोटिक की मुख्य विशेषता इसका कंप्यूटराइजेशन। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसका कंप्यूटराइजेशन है, यानी कि कोशिका के भीतर बंद हिस्से जो कि आमतौर पर एकल या डबल लिपिड की परत के बने होते हैं। क्या कहते हैं? जो कि एकल या डबल लिपिड के बने हुए होते हैं।
इसे ऑर्गेनल्स कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो इस कंपोजिशन क्या कहलाता है? यानी कि कोशिका के भीतर बंद हिस्से जो कि आमतौर पर एकल या डबल लिपिड परत झिल्ली होते हैं, जैसे कि घिरे होते हैं, इसे ऑर्गेनल्स कहा जाता है। इसमें विशिष्ट गतिविधियाँ होती हैं। इसमें क्या विशिष्ट गतिविधियाँ होती हैं और सबका अपना एक काम होता है। हम कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित क्षेत्रीय ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ एनिमल सेल। तो एनाटॉमी, अब एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी मतलब किसी भी चीज़ का उसका पूर्ण रूप से अध्ययन, मतलब उसका अंदर से अध्ययन। किसी चीज़ का हम क्या करें? उसकी सेल के अंदर का अध्ययन तो क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। और मॉर्फोलॉजी क्या कहलाता है? किसी चीज़ का ऊपर से अध्ययन कर लें तो वो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। तो हम क्या करेंगे? एनिमल सेल का एक एनाटॉमी करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? एक एनिमल सेल के एनाटॉमी से अध्ययन करेंगे। एनाटॉमी मतलब होता है किसी सेल का अंदर से अध्ययन कहलाना, अंदर से अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा एनाटॉमी कहलाता है। अब देखें जो क्या पाई जाती है? सबसे ऊपरी परत। तो सबसे ऊपरी परत कौन सी पाई जाती है? सेल वॉल। सबसे ऊपरी परत कौन सी पाई जाती है? सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है। सेल वॉल क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है कि बाहर से कोई चीज़ आए तो उसको वापस भेजना, और अंदर से कोई चीज़ आए तो उसको वापस अंदर भेजना। तो कौन काम करता है? सेल वॉल। फिर उसके अंदर कौन पाता है? न्यूक्लियस। उसके अंदर कौन पाता है? न्यूक्लियस, ठीक। तो इसके आगे हमारे क्या पता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा क्या पता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ERV कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम ERV कहते हैं। जिसे क्या पता था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ERV कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम ERV कहते हैं। ये पूरी कोशिका क्या करती है? होल्ड करके रखती है। क्या करती है? पूरी कोशिका को काम आने पर होल्ड करके रखती है। और जी हमारे क्या पाते हैं? सेंट्रोसोम्स। ये हमारे क्या पाते हैं? जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये क्या पाते हैं? हमारे सेंट्रोसोम्स। क्या पाते हैं? ये हमारे सेंट्रोसोम्स। क्या पाते हैं? सेंट्रोसोम्स। फिर जी हमारे क्या दिख रहे हैं? जो इस टाइप की गोल्जी बॉडी, जो हमारे क्या है? गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी। इधर देखो जी हमारे क्या कहला? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कहलाएगा? लाइसोसोम। फिर क्या पढ़ेंगे? क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके आगे देखेंगे जी हमारा क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, जो तरल पदार्थ होता है कहते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या है? साइटोप्लाज्मा। ये क्या कहलाता है? हमारा राइबोसोम्स। जो काले काले जो दिख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा राइबोसोम। ये क्या हमारा है? राइबोसोम्स। क्या है हमारा? राइबोसोम। समझ आई नहीं है? फिर इसके आगे देखेंगे अब। तो पहला पढ़ेंगे कोशिका द्रव, मतलब कि पहले क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म, मतलब कि कोशिका द्रव। क्या पढ़ेंगे पहले हम? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। तो यह नाभिक के अलावा किसी अन्य कोशिका की भी, देखो यह नाभिक के अलावा क्या जाएगा? यह नाभिक के अलावा किसी अन्य कोशिका की सभी सामग्री के लिए एक शब्द है। सभी सामग्री के लिए क्या है? एक शब्द है। साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर पानी होता है। अगर पूछा जाए साइटोप्लाज्म में अधिकतर क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में अधिकतर क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी होता है। आगे पढ़े अंत प्रदीपीय जलिका, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं अंत प्रदीपीय जलिका, ठीक है? तो एंडोप्लाज्मिक कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के पूरे कोशिका द्रव्य में झिल्ली का एक नेटवर्क होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह कोशिका क्या है? यह कोशिका के पूरे कोशिका द्रव्य में, यह कोशिका के पूरे कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली का एक नेटवर्क होता है। कैसा होता है? हमारे एक झिल्ली का नेटवर्क होता है। यह दो प्रकार का होता है, ठीक? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क टाइप का क्या होता है? एक नेटवर्क टाइप का पूरे कोशिका में फैला हुआ रहता है। और ये कितने प्रकार का होता है? हमारा 2 प्रकार का होता है। जब इसमें राइबोसोम्स, जैसे क्या है? जैसे
जी मानी क्या है सेल्स, जो क्या है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से ही चिपका कौन रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं ईआर। ठीक है, ईआर कहते हैं जब राइबोसोम जुड़े होते हैं, जब इसमें क्या है जिसमें क्या होता है जैसे क्या इसमें अब राइबोसोम जुड़े हुए, जिसमें क्या है जब इसमें क्या जुड़े होते हैं राइबोसोम क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं। जब इसमें राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब इसमें क्या जुड़े होते हैं, जब इसमें इसे क्या कहते हैं राइबोसोम, जब इसमें राइबोसोम जुड़े रहते हैं, जब इसमें राइबोसोम से जुड़े हुए रहते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, अब आगे देखो, जब हमारे ईआर में क्या है राइबोसोम्स ना जुड़े हैं, जब इसमें क्या राइबोसोम्स नॉट राइबोसोम्स, जब इसमें क्या राइबोसोम्स ना जुड़े हैं, राइबोसोम्स क्या है ना जुड़े हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं स्मूथ, क्या कहते हैं इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब सेल जो न्यूक्लियस से चिपटा हुआ रहता है, जो न्यूक्लियस से चिपटा हुआ रहता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम चिपके हुए होते हैं तो उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक के ऊपर हमारे राइबोसोम्स ना चिपके हुए हों तो उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि जब कोई चीज़ किसी के ऊपर चिपक जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है खुरदरी चीज़ हो जाती है। क्या से हमारी एक खुरदरी चीज़ हो जाती है, तभी हम इसे क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं बैठते तो वो चीज़ क्या होती है हमारी चिकनी हो जाती है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आया? अब इसका कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह जगह होती है, क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है वह जगह होती है जहां अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है हमारी वह जगह होती है जहां प्रोटीन का क्या होता है सबसे अधिक संश्लेषण होता है, जहां प्रोटीन का क्या होता है सबसे अधिक संश्लेषण होता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य कोशिका में लिपिड का संश्लेषण कराना होता है। फिर से समझिए, तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, कौन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करते हैं प्रोटीन का क्या करते हैं संश्लेषण कराते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का करता है प्रोटीन का क्या करता है संश्लेषण कराता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या कराता है लिपिड, क्या कराता है हमारा लिपिड, किसका लिपिड का संश्लेषण कराता है। किसका कराता है लिपिड का क्या कराता है संश्लेषण कराता है। स्मूथ ईआर सेल में हानिकारक पदार्थ का विसरण भी मदद करता है। ठीक है, और जो स्मूथ ईआर सेल होती हैं उसमें पदार्थ का क्या होता है विसरण में भी मदद कराती हैं। समझ आया होगा आप लोगों को। आगे देखें गोल्जी तंत्र। तो गोल्जी तंत्र क्या होता है, तो गोल्जी तंत्र में से स्टोर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, गोल्जी तंत्र को क्या कहते हैं स्टोर हाउस भी कहते हैं। तो गोल्जी तंत्र जो होता है एक कोशिका का वह ऑर्गेनल्स होता है, क्या कोशिका का क्या होता है वह ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है ऑर्गेनल्स होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उत्पादित प्रोटीन को छांटने और सही ढंग से देखो तो क्या होता है ऑर्गेनल्स जो क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उत्पादित प्रोटीन, कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन उत्पादित करता है वो छांटने क्या करता है छांटने और सही ढंग से शिपिंग कराने के लिए जिम्मेदार, सही ढंग से शिपिंग कराने के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। और हमारे डाक पैकेजों, ठीक है, और हमारे डाक पैकेजों क्या कहलाएगा हमारे डाक पैकेजों की तरह, किसके डाक पैकेजों की तरह जिनमें एक सही शिपिंग, ठीक है, कैसे डाक पैकेजों की तरह जिसमें एक सही शिपिंग पता होना चाहिए, ईआर में उत्पादित प्रोटीन को उनके संबंधित पते पर सही ढंग से भेजना चाहिए। और जो ईआर होते हैं, ईआर में उत्पादित जो प्रोटीन होती है, किसमें जो ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन उत्पादित होती है, क्या है ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन उत्पादित होती है उन्हें सही जगह पर पहुंचाना चाहिए, उन्हें क्या सही जगह पर पहुंचाना चाहिए या भेजना चाहिए। और यह प्रोटीन संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और यह प्रोटीन संश्लेषण क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यदि गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की
यदि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कौन हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सही पते पर भेजने में गलती करता है, अगर जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन को, कौन गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन को, कौन गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन को सही जगह पर भेजने में क्या करता है, गलती करता है, तो उसमें तो सेल में मतलब कोशिका में कुछ चीज़ों में रुकावट आ जाएगी। तो कोशिका में कुछ चीज़ों में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, मतलब कि कार्य जो है रुक जाएगा, कार्य जो क्या है रुक जाएगा। जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है मतलब गोल्गी बॉडी जो है जब किसी जो प्रोटीन को अच्छी जगह या कहीं जहाँ बताया गया पता वहाँ नहीं पहुँचाएगी तो कोशिका में क्या है रुकावट आ जाएगी, तो वहाँ कार्य जो है रुक जाएगा। इसके आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, जो वृद्ध कोशिका हो जाती है सेल में, जो हमारी वृद्ध ऑर्गेनल्स हो जाते हैं या कोई टूट फूट या कोई हमारा जो ऑर्गेनल्स होता है हमारा टूट फूट हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं साफ कराने में मदद करती है, कौन, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को जो होती है गोल्गी तंत्र द्वारा निर्मित होता है। तो लाइसोसोम किसके द्वारा निर्मित होता है, गोल्गी तंत्र। लाइसोसोम किसके द्वारा निर्मित होता है, गोल्गी तंत्र द्वारा निर्मित होता है, और ये बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। और लाइसोसोम क्या करता है, बड़े अणु को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और जिनके उपयोग कोशिका करती है, जिनका उपयोग कौन करती है, कोशिका करती है। आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम सेल ऑफ द, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं सेल ऑफ द पावर हाउस भी कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस मतलब कोशिका का बिजली विभाग किसे कहते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। बिजली विभाग किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। तो ये सेल का पावर हाउस, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती है, सेल का पावर हाउस कहलाती है। और ये ऑर्गेनल्स आपके द्वारा खाए जाने वाले, और जब आप लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं तो खाना जो है किस में टूटता है, हमारा एटीपी में टूटता है किस में टूटता है, हमारा एटीपी में टूटता है। जब हम खाना खाते हैं खाना किस में टूटता है, हमारा एटीपी में, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में टूटता है। किस में टूटता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में हमारा खाना जो है टूटता है और अणुओं में पैकेज करता है। और क्या करता है, अणुओं में पैकेज करता है। किसमें करता है, अणु में क्या करता है, पैकेज करता है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका, जो अनेक प्रकार की कोशिका होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की एक अलग मात्रा होती है। तो जो अलग अलग प्रकार की क्या होंगी कोशिका, जब अलग अलग प्रकार की क्या होंगी कोशिकाओं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा भी कैसी होगी, हमारी अलग अलग होगी। तो जिन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिन्हें क्या है बहुत सारे काम जो हैं करने पड़ते हैं। वहाँ के कोशिकाओं में अधिक प्रोटीन, ठीक है, वहाँ की कोशिकाओं में क्या होती है, अधिक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वहाँ की कोशिकाओं में क्या होती है, अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और वहाँ की कोशिकाओं में क्या होती है, अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। उदाहरण के लिए आपके पैर की मांसपेशियों की कोशिका, उदाहरण के लिए आपके पैर की जो होती है मांसपेशियाँ, ठीक है, और हृदय की मांसपेशियाँ, ठीक है, किसकी, हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाएं। आदि अन्य कोशिकाओं को अपना काम करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आदि जो कोशिकाएं होती हैं अपना काम करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। उनमें किसका काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। इसके आगे पढ़ेंगे नाभिक। क्या पढ़ेंगे इसके आगे, नाभिक। नाभिक मतलब कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, कहते हैं न्यूक्लियस। तो केंद्रक जो तक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो केंद्रक जो होता है हमारा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। केंद्रक क्या हमारा कोशिका का क्या है कि हमारा नियंत्रण केंद्र है, और यह कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है। और ये कोशिका क्या है, हमारा सबसे बड़ा अंगक है। किसका, कोशिका क्या सबसे बड़ा अंगक पूछा जाए तो सबसे बड़ा अंगक कौन कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। किसका कहलाएगा, हमारा कोशिका सबसे बड़ा अंगक। और इसमें कोशिका का डीएनए होता है। किसमें, कोशिका का डीएनए, क्या होता है, डीएनए, क्या होता है, डीएनए, ठीक है। अगर डीएनए फुल फॉर्म पूछ जाए तो कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म पूछ जाए तो डीएनए फुल फॉर्म कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी जो होती है फुल फॉर्म होती है। और आरएनए एक हमारा कहते हैं आरएनए, डीएनए और आरएनए। आगे देखें न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, बैक्टीरिया के पास अपने परमाणु डीएनए का धारण करने के लिए एक नाभिक होता है। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के पास अपने परमाणु डीएनए, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास क्या है, अपने परमाणु डीएनए को धारण करने के लिए क्या है, बैक्टीरिया के पास अपने परमाणु डीएनए, किसको, बैक्टीरिया के पास अपने परमाणु डीएनए को धारण करने के लिए एक नाभिक होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के पास अपने परमाणु डीएनए को धारण करने के लिए
एक नाभिक नहीं होता है। किसके? न्यूक्लियोलस के पास, यानी बैक्टीरिया के पास अपने परमाणु डीएनए को धारण करने के लिए एक नाभिक डीएनए नहीं होता है। इसके बजाय उनका डीएनए न्यूक्लियोलाइड में पाया जाता है। इसके लिए उनका डीएनए कैसे पाया जाता है? न्यूक्लियोलाइड में पाया जाता है। और इसमें संरचना कोई सुरक्षात्मक झिल्ली नहीं होती। इसमें संरचना में, और इस संरचना में कोई सुरक्षात्मक झिल्ली नहीं होती जो उसके क्या कर ले? सुरक्षा कर ले। लेकिन डीएनए सामग्री कसकर भरी हुई होती है। लेकिन जो डीएनए जो होती है, डीएनए सामग्री जो होती है वो उसमें क्या होती है? कोशिका में कसकर भरी हुई होती हैं। और इसमें कुछ आरएनए, इसमें कुछ क्या है? आरएनए और प्रोटीन भी होते हैं। इसमें कुछ क्या होते हैं? आरएनए और प्रोटीन भी होते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। क्या पढ़ेंगे हम? प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोशिका को घेरने वाली, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या जाएगी? कोशिका को घेरने वाली। क्या जाएगी? कोशिका को घेरने वाली। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या जाएगी? कोशिका को घेरने वाली झिल्ली 2 लिपिड परतों से बनी हुई होती है। तो क्या जाएगी? प्लाज्मा झिल्ली जो क्या जाएगी? एक कोशिका को घेरने वाली। किसको? एक कोशिका को घेरने वाली झिल्ली जो 2 लिपिड परतों से बनी होती है। किससे? जो 2 लिपिड परतों से बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं? बाइलिपिड कहते हैं। झिल्ली बाइलिपिड झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली में मौजूद लिपिड को फास्फोलिपिड कहते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली में जो मौजूद लिपिड होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड कहा जाता है। और यह लिपिड परतें कई फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी होती हैं। किससे बनी? और जो यह लिपिड जो होती हैं फैटी एसिड, किससे? फैटी एसिड कई बिल्डिंग ब्लॉक से बनी होती है। किससे? फैटी एसिड कई बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हुई होती है। इस झिल्ली को बनाने वाले फैटी एसिड को 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। और इस बिल्डिंग को बनाने वाले फैटी एसिड, ठीक, और इस बिल्डिंग को बनाने वाले 2 अलग अलग क्या होते हैं? हमारे 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। 2 अलग अलग क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। एक छोटा पानी से, ठीक है, एक जो छोटा होता है वो कहते हैं पानी से प्यार करने वाला हेड होता है, और जिसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जिसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक सिर, ठीक है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक सिर कहते हैं। तो हाइड्रोफिलिक हेड। तो हाइड्रो का अर्थ है पानी, हाइड्रो का अर्थ है पानी, और फिलिक का अर्थ है पसंद करने वाला या प्यार करने वाला। ठीक, तो जैसे कि ये क्या हमारा हेड, जैसे कि ये क्या हमारा हेड है। तो हेड जो है क्या करता है? पानी को पसंद करता है। हेड क्या करता है? पानी को क्या करता है? पसंद। तो ये क्या हमारा है? पानी। तो हेड क्या करता है? पानी को करता है पसंद करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रो मतलब कि पानी, हाइड्रो क्या जाएगा? पानी, और फिलिक मतलब कि पसंद करने वाला, इसलिए हम क्या कहते हैं? तो पानी को पसंद करने वाला कौन कहलाता है? हेड। पानी को पसंद करने वाला कौन कहलाता है? हेड। दूसरा पढ़ेंगे फैटी एसिड। तो इसका एक हिस्सा हो गया, अगला हिस्सा क्या कहलाता है? फैटी एसिड का दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो फैटी एसिड का दूसरा हिस्सा एक लंबी जल विकर्षक, ठीक है, एक लंबी जल विकर्षक या पानी से नफरत करने वाली, ठीक है। तो दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? जल विकर्षक, मतलब कि पानी से नफरत करने वाली, ठीक है, पानी से नफरत करने वाले। इसे हाइड्रोफोबिक सर, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब कि नापसंद करने वाले, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब कि नापसंद करने वाले। तो हाइड्रोफोबिक क्या कहलाएगा? जो पानी से डरती और पानी से नफरत करने वाले। तो वो कौन कहलाती है? यानी पूंछ। उसकी क्या कहलाती है? जो पीछे जो क्या होते हैं, जो ये क्या कहलाती है? हमारी एक लंबी सी विकर्षक, ठीक है। जो क्या कहलाती है? हमारी जो पूंछ टाइप होती है वो क्या कहलाती है? हमारी जल से क्या करती है? हमारी नफरत करती है। ठीक, आगे पढ़ेंगे राइबोसोम्स। क्या पढ़ेंगे आगे हम? राइबोसोम वह ऑर्गेनल्स होता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स क्या होता है? वह ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है राइबोसोम्स? वह ऑर्गेनल्स होता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? मदद करता है, ठीक। और राइबोसोम पूछा जाए, राइबोसोम की डिस्कवरी जो है किसने करी? तो राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी? फ्लाडे नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। किसने करी? फ्लाडे नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। किसने करी? फ्लाडे नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम्स की डिस्कवरी करी थी, ठीक। तो ये क्या है? वह ऑर्गेनल्स है जो प्रोटीन को संश्लेषण में मदद करती है। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम वह है जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है? मदद करती है।
और राइबोसोम 2 भाग से बने होते हैं। राइबोसोम कितने भाग से बने होते हैं? राइबोसोम हमारे 2 भागों से बने होते हैं। कितने भागों से बने होते हैं? 2 भागों से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम सब यूनिट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? हम सब यूनिट कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम कितने भागों से बने होते हैं? 2 भागों से बने होते हैं, जिन्हें कहते हैं सब यूनिट। क्या कहते हैं? जिन्हें हम सब यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब यूनिट। क्या कहते हैं? सब यूनिट। और वो 2 सब यूनिट कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है 50, दूसरा होता है हमारा 30। एक हमारा कितना होता है? 50, दूसरा कितना होता है हमारा 30। तो इन 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है कितना? 50 और 30 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक, किसमें? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए 2 प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये दोनों इकाइयाँ, यानी कि ये दोनों जो उपइकाइयाँ होती हैं वो आवश्यक हैं। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए दोनों जो उपइकाइयाँ हैं, कौन? 50 और 30, ठीक है, 50 और 30 जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 2 इकाइयाँ, ठीक है, जब 2 इकाइयाँ को एक विशेष सूचना इकाई के साथ डॉक किया जाता है। ठीक है, जब 2 इकाइयाँ को एक विशेष सूचना के साथ, ठीक है, जब 2 इकाइयाँ को हम एक विशेष सूचना के साथ क्या करते हैं? डॉक करते हैं, तो मैसेंजर आरएनए। तो किसका निर्माण होता है? हमारा एक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए, मतलब mRNA कहते हैं। क्या कहते हैं? हमसे mRNA कहते हैं। तो वह प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या कहते हैं? वह प्रोटीन बनाते हैं जो कुछ राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो कुछ राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो mRNA क्या करता है? तो वह प्रोटीन बनाता है। ठीक है, mRNA क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, जो अधिकांश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो अधिकांश जो राइबोसोम होते हैं किससे जुड़ते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं, और ER से जुड़े रहते हैं, और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, जिनकी कोशिका को आवश्यकता होती है, जिनकी कोशिका को क्या करती है? आवश्यकता होती है, और जिन्हें शरीर में कहीं और काम करने के लिए कोशिका से नियंत्रित, ठीक है, जिन्हें शरीर में कहीं, ठीक है, जिन्हें शरीर में कहीं काम करने के लिए, कोशिका से निर्यात किया जाता है। जिन्हें कोशिका से क्या करा जाता है? निर्यात किया जाता है। आगे पढ़ें पुटिका, जिसे कहते हैं वेसल्स। कहते हैं इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा पोत। इस शब्द का यानी कि जैसे पुटिका का एक छोटा अर्थ क्या कहलाता है? छोटा पोत। क्या कहलाता है? छोटा पोत। यह ऑर्गेनल सेल द्वारा उत्पादित होता है। जो हमारा छोटा पोत होता है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है? सेल ऑर्गेनल से द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, और उत्पादित को स्टोर या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। क्या करता है? जो उत्पादित होता है उसको करता है ट्रांसपोर्ट या स्टोर करने में मदद करता है। पुटिका हमारे डाक, ठीक है, पुटिका हमारे क्या है कि डाक या कोरियर ट्रे को, ठीक है, डाक या, ठीक है, तो पुटिका क्या है? हमारे डाक या कोरियर, ठीक है, कोरियर ट्रकों, ठीक है, कोरियर ट्रकों की तरह परिवहन करते हैं। तो ठीक, कोरियर ट्रकों की तरह क्या करती है? परिवहन करती है। और वितरण वाहन, ठीक है, वितरण वाहन, ठीक है, कुछ पुटिकाएं होती है वो कोशिका के कुछ हिस्सों में सामग्री पहुंचाती हैं, और जो कुछ पुटिकाएं जो होती हैं वो कोशिका के कुछ हिस्सों में क्या करती हैं? सामग्री पहुंचाती हैं, और अन्य कोशिका के बाहर परिवहन सामग्री को एक्सोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया पहुंचाती है। और जो कुछ होती है उनमें कौन पहुंचाती है? एक्सोसाइटोसिस नामक की प्रक्रिया पहुंचाती है। आगे देखें क्या? रिक्तिका, जैसे कहते हैं वेसिकल। ठीक है, पादप कोशिका में बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह होती है। ठीक है, पादप कोशिका के बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह होती है। कितनी होती है? बहुत बड़ी खाली जगह होती है, खाली जगह दिखाई देती है, और इस स्थान को रिक्तिका कहते हैं। जिसमें क्या है? खाली जगह दिखाई देती है, बहुत बड़ी खाली जगह दिखाई देती है, उसको कहते हैं रिक्तिका कहते हैं। और रिक्तिका में बड़ी मात्रा में पानी होता है, और रिक्तिका में क्या होता है? बहुत ही मात्रा में क्या होता है? पानी, मतलब H2O होता है। और रिक्तिका में बड़ी मात्रा में क्या होता है? पानी होता है, और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री, और इसमें क्या होती है? अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी होती है, जैसे कि शर्करा है, आयरन है, वर्णक है, वर्णक को पिगमेंट कहते हैं, सगरे होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अगर पूछा जाए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कॉमन
कौन सी पाई जाती है, मतलब कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में पाई जाती है। तो नंबर 1 हमारा कहलाएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? राइबोसोम्स। और नंबर दूसरा पूछा जाए तो कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाले दो ऐसी चीज़ बताओ जो दोनों सेल्स में पाई जाती है। नंबर 1 राइबोसोम्स, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देख रहे हैं ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा हमारा? माइक्रोकांडिया कहलाएगा। ठीक है, जो तरल पदार्थ ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई कलर का, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस। क्या कौन कहलाएगा? ये तरल पदार्थ। ठीक है, अगला न्यूक्लियस, ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर इसके आगे जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है? राइबोसोम्स। जो गोल टाइप दिखते हैं, सर्कल टाइप, ये क्या कहलाते हैं? हमारे राइबोसोम्स। ठीक है, फिर जो हमारी जो परत दिखती है ऊपर की परत, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर जो इसके नीचे सेल वाल, तो सेल, अगर सेल वाल पूछे तो सेल वाल खाली प्लांट में ही सेल वाल पाई जाती है। सेल वाल इन सम यूकैरियोटिक, कुछ ही यूकैरियोटिक में पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या कहलाता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला जो हमारे पूछ टाइप जो होती है उसको कहलाते हैं फ्लैजिला। ठीक है, फिर जो कैप्सूल जो होता है सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? कैप्सूल। वो कुछ प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाता है। आगे क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड होगा तो हमारे उसमें क्या है? न्यूक्लियस नहीं होगा। जिसमें न्यूक्लियोइड होगा उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, जिसमें न्यूक्लियस। आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, देखेंगे हम उसमें। तो संबंधित जीव जैसे हमने ले लिया बैक्टीरिया और क्या क्या ले लिया? बैक्टीरिया ले लिया और क्या ले लिया? दूसरी तरफ ले लिया प्रोटिस्ट, कवक और पौधे और जानवर। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में क्या लिया? प्रोटिस्ट ले लिया, कवक ले लिया, पौधे ले लिया, जानवर ले लिया, और संबंधित जीव में क्या लिया? बैक्टीरिया ले लिया और क्या ले लिया। अगर इसका साइज पूछा जाए, इसका प्रोकैरियोटिक का साइज पूछा जाए तो 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है किसका? प्रोकैरियोटिक का 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। और यूकैरियोटिक पूछा जाए तो 10 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 10 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है किसका? यूकैरियोटिक का। केंद्रक पूछा जाए तो केंद्र, इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या किसमें केंद्रक नहीं होता? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो है नहीं होता है, उसकी जगह पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। उसकी जगह पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में पूछा जाए, प्रोकैरियोटिक में क्या केंद्रक नहीं होता, लेकिन उसकी जगह पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। अगर यूकैरियोटिक में पूछा जाए तो यूकैरियोटिक में जो होता है केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक में ही हमारे जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं भरे हुए होते हैं, फिल्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं होता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें जो है नहीं होता है। इसमें जो होता है ठीक है, इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हजारों की संख्या में होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में जो है हजारों की संख्या में होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या है? खाली पादप कोशिका में ही होता है। यूकैरियोटिक में किसमें होता है? खाली पादप कोशिका में ही क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। संगठन देखो इसका आमतौर पर एक कोशिका होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में संगठन पूछा, प्रोकैरियोटिक में अगर संगठन पूछा तो प्रोकैरियोटिक में संगठन किसमें होता है? एक कोशिका का ही होता है। अगर यूकैरियोटिक पूछा तो उसमें एक कोशिका बहुकोशिका दोनों का ही होता है। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका कैसे टूटती है, कोशिका का विभाजन कैसे कैसे होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका द्विधारी विखंडन द्वारा विभाजन होता है। तो अगर कोशिका में अगर प्रोकैरियोटिक पूछा है तो किसके द्वारा होता है? द्विधारी विभाजित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में परमाणु विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं परमाणु विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती है। इसमें समसूत्रीय मतलब माइटोसिस के द्वारा ही इसका विभाजन होता है। किसका? यूकैरियोटिक का किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा होता है। गुणसूत्र पूछा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। अगर प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र पूछा जाए तो इसमें खाली एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक में पूछा तो इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसका क्या कहते हैं? झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन। तो इसमें जो होती है कोशिका झिल्ली होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक में जो होती है कोशिका झिल्ली होती है, यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली के साथ झिल्ली से संबंधित सभी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो आज जो चैप्टर है हमारा यहीं पर समाप्त होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसका बचा हुआ जो कुछ है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं।